हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आगे का पढ़ते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? कल हमने क्या कर लिया? कल हमने कर लिया है पास्ट का कॉन्टीन्यूअस ख़त्म। तो आज हमें प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस शुरू करना है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस शुरू करना है। देखिए, अब ना एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, जैसे आगे अभी तक जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी वो सिर्फ एक वर्ड हुआ करता था, जैसे आर हो गया, एम हो गया, इज़ हो गया, या वाज हो गया, या वर हो गया। ये एक वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसमें तो कोई इशू नहीं था। लेकिन आगे जो अब आने वाला है, आगे जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस ले लीजिए आप, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? विल बी और शैल बी। ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान क्या देना है? देखिए, पहले अब सेंटेंस की फॉर्मेशन सेम वही रहती है जो हमेशा जो आप देखते आ रहे थे, इसमें भी वही रहेगी। जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर मेन वर्ब हो जाएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही तो होता है। सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, प्लस में नॉट हो जाएगा अगर होता है तो, और फिर मेन वर्ब हो जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होती है फॉर्मेशन। देखिए, होगा इसमें भी सेम वही जैसे सब में होता था, लेकिन अब यहाँ एक इशू ये आएगा कि देखिए ये है विल बी, दो वर्ड हैं, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें कैसे लिखना होगा, है ना। तो सिंपल सेंटेंस में तो कोई बात नहीं है, सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कोई सी भी इसमें से। देखिए, आई और वी के साथ में हमेशा आएगा शैल, हमेशा। लेकिन यहाँ एक झोल है थोड़ा सा। वो क्या है? देखिए, मैं पेन बदल के लिखती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर कहीं आदेश की बात हो, यानी कि कमांड दी जा रही हो, है ना, जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, इमिडिएटली तुम ये कमरा छोड़ दो, है ना। या फिर प्रॉमिस किया जा रहा हो, आई विल हेल्प यू कम, है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इस तरीके से। या फिर धमकी दी जा रही हो, थ्रेट हो, थ्रेट कहते हैं ना धमकी को, धमकी मतलब थ्रेट, THREAT, थ्रेट, ये होता है धमकी। अगर कहीं डिटर, आई विल पनिश यू, ऐसा हो कुछ, मैं तुम्हें दंड दूंगा या दंड दूंगी, ठीक। अगर डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब एक बार जो कह दिया तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, अपनी खुद की अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाला एक डायलॉग आपने सुना होगा, बस वो वही दिखाता है कि बहुत दृढ़ संकल्प है। कंपल्सन, कंपल्सन माने होता अनिवार्यता, कंपल्सरी कहते हैं ना, सुना होगा आपने ये वर्ड। कंपल्सन का मतलब होता अनिवार्य रूप से आपको ऐसा करना ही है ना। जैसे आप कहें कि आपका स्कूल में आप आते हैं तो फिर आपकी अनिवार्यता हो जाती है कि आप क्लास आपको अटेंड करनी ही है, ये कंपल्सन है। अगर आपको कहीं पढ़ना है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको फिर वहाँ पे फीस जमा करनी ही है, ये कंपल्सन है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ और तरह की दंड दिया जा सकता है। ये होता है हमारा कंपल्सन, ठीक है। चलिए, ये वाले जो वर्ड मैंने इधर लिखे हैं, या तो कमांड हो, CUMMAND, कमांड माने होता आदेश, थ्रेट माने धमकी। जब इस तरह की कोई बात आ जाए, जब हमें लग रहा है कि उस सेंटेंस से ऐसा फील हो रहा है कि इसमें आदेश दिया गया है, धमकी दी गई है, डिटर्मिनेशन है या कंपल्सन है, तो वहाँ पे क्या होगा, जिन सब्जेक्ट के साथ में शैल लगता है उनके साथ में विल लग जाएगा, और जिनके साथ में विल लगता है उनके साथ में शैल लग जाएगा। जैसे
जैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो आई और वी के साथ में शैल भी लगता है, शैल लगेगा, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस में आदेश आए, थ्रेट आए या डिटर्मिनेशन या कंपल्सन आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आई वी के साथ में विल लगेगा और बाकी सब के साथ में शैल लगेगा। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि इसमें विल बी और शैल बी क्या होता है। एक मोटी मोटी बात आप याद रख लीजिए, आपको आगे तक के लिए काम आ जाएगी। जैसे कि जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें तो कितने भी वर्ड हों हेल्पिंग वर्ब में तो हमें कोई इशू नहीं आना, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट फिर नेगेटिव हो या सिंगल इंटरोगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो तो इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जो ये दो वर्ड है ना, इनमें से जो पहला वर्ड है, आगे ऐसा भी आएगा कि 3 वर्ड भी आएंगे, विल हैव बीन, तो तब भी हमें क्या करना है, सिर्फ पहला वर्ड, जैसे विल हैव बीन है तो हम सिर्फ पहला वर्ड ले लेंगे उसका पहले, है ना। और उसके बाद में यहाँ नोट लगाएंगे, समझ में आई बात। और उसके बाद में जो बाकी के जो शब्द उसमें बचे हुए हैं, जो भी वर्ड बचे हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ तो ये था विल बी शैल बी है, तो विल हमने जब पहला वर्ड ये यहाँ ले लिया तो उसके बाद में ये नोट लगा के बाकी ये वर्ड बचा था जो बी वो हमने यहाँ लगा दिया नोट के बाद में। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें भी आईएनजी फॉर्म आएगी, ये इसका आपको पता ही है, रामबाण नियम है ये कि भाई इसमें या तो कॉन्टिन्यूस किसी का भी हो, कॉन्टिन्यूस वर्ड जहाँ आ गया वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो अपने आप आ ही जाएगी, ठीक है। अब देखिए मान लो यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये होती विल हैव बीन, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, विल हैव बीन होता, ठीक है। तो कैसे होता, सब्जेक्ट लिखते, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ पहला वर्ड क्या है इसमें, विल है, वो लिख देंगे। उसके बाद में ये नॉट लगाया और फिर ये दोनों वर्ड जो बचे हैव बीन ये लिखेंगे हम नोट के बाद में, विल हैव बीन और मेन वर्ब अगर आएगी जो भी होगी वो, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये सब समझाने के लिए बताया है। चलिए इसको अभी मैं डिलीट करती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, आप आराम से इस चीज़ को समझ पाएँ बाद में भी। चलिए तो कैसा होगा, ये हो गई इसकी नेगेटिव की फॉर्मेशन, समझ गए जी आप, ये है नेगेटिव। अब ऐसा ही सिंगल इंटरोगेटिव में होगा, सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल या शैल पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट के, और जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, यानी कि जो पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ वही इधर उधर होगा, बाकी वर्ड बाद में ही आने हैं। जैसे विल शैल में से कोई आए, जो भी आएगा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी आएगा, है ना। और फिर मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आती है वही आनी है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सिंपल हो गया ये, समझ गए बात आप। चलिए ऐसे ही डबल इंटरोगेटिव में होगा, डबल इंटरोगेटिव में भी कैसे होगा, WH वर्ड होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में से विल या शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, देन फिर बी आ जाएगा, देन फिर मेन वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना आप ना भूलें, ठीक है। तीनों में ये होगा, ये चीज़ आप आगे तक के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आगे जितने भी सेंटेंस आने होंगे ना जो इसके आएंगे फ्यूचर के, उनमें यही होगा। बाकी तो जो परफेक्ट होगा उसमें भी यही होता है, जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है उसमें भी होता है यही, क्योंकि 2 वर्ड होते हैं उसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रख लीजिए, याद मतलब जो पहला वर्ड है वो हमेशा मूव ऑन करेगा, मतलब वही आगे पीछे होगा, जैसे इसमें था। वैसे तो नॉर्मली हम अगर एक वर्ड होता तो सीधा सीधा ये लिख देते, फिर अगर ये था ही नहीं तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से ज़्यादा शब्द आते हैं तो सिर्फ पहला वर्ड आगे चला जाएगा, बाकी वर्ड सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे। देखिए यहाँ देख लीजिए डबल इंटरोगेटिव में या सिंगल इंटरोगेटिव में देख लीजिए आप, यही हो रहा है ना यहाँ पे, ये वाली चीज़ें। और जो विल शैल है उसका यूज़ का आप ये चीज़ एक ध्यान रखिए। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है ना, दरअसल हम सब जगह विल का यूज़ कर लेते हैं अब,
पर लिखने में नियम कानून कायदे आपको देखने पड़ेंगे, इसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मिस्टेक में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो एक्सेप्टेड है, पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपको अभी भी शैल का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कह दूँ विल आई गो, तो ये गलत है, शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ? ठीक है, ये वाली बात है। तो इसलिए आप इस वर्ड इनको याद रखिएगा, जैसे ही ये आ जाएं, आदेश आ जाए, थ्रेट आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, कंपल्सन आ जाए, तो वहाँ पे आपको इन दोनों का जो जगह है वो बदल देनी है, यानी कि आई वी के साथ में विल हो जाएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में शैल हो जाएगा। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी तेज़ी से ख़त्म अगर कर लें तो मैं कुछ और नया आपको बता दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पढ़ने को। ग्रामर बहुत छोटी नहीं है और अब तो मौका पड़ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। देखिए, इसकी पहचान वही हो जाएगी जो होती है सबकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगी भी हो सकता है, रहेंगे भी हो सकता है ना, रहेगा भी हो सकता है, लास्ट में हो सकता है ना। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये है इसका ये। ठीक है, अब इस सेंटेंस में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इशू आएगा, अगर आता है तो आप एक बार उसे मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। आप जितना तेज़ी से काम को शुरू कर देंगे ना, उतना ही तेज़ी से मैं इसमें आगे बढ़ जाऊँगी, और आपको मैं पूरा गारंटी लेती हूँ पूरी ग्रामर की, आपको आगे तक कोई इशू नहीं मैं आने दूँगी। लेकिन एक बार आप पिकअप तो लीजिए, पहले आप चलना शुरू तो कीजिए ढंग से। अभी तो आपसे 5 सेंटेंस बना रहे हैं, जबकि आपको बनाने चाहिए 500। 500 भी नहीं तो कम से कम चलिए 200 250 इतने तो सेंटेंस बनाइए। आप एक ही चीज़, एक सेंटेंस के 5 बना दिए, बस आप खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ मुझे आ ही गया है, आ गया नो डाउट। लेकिन आपके दिमाग में वो तब तक फिट नहीं होगा जब तक आपने उसकी जी तोड़ मेहनत नहीं की होगी, जी तोड़ प्रैक्टिस नहीं की होगी। अभी मुझे चीज़ें इतनी याद रहती हैं, मेरा कोई वो नहीं है कि हाँ जी मैं बड़ी जीनियस हूँ, पता नहीं क्या हूँ। रीज़न इसके पीछे यही है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की कर ली इन चीज़ों की, तो इसलिए मुझे ऐसे याद हो गया आसानी से, कोई इशू ही नहीं है, मैं ऐसे ही कर सकती हूँ कुछ भी। समझ में आ रहा है? तो आपको भी ऐसा ही बनना है, बनना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अगले साल या उससे अगले साल आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या हालात है और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, तो आप लोग इस काम को वैसे ही करिए जैसे आपको करना चाहिए। आप इसको हीले हवाले में ना लें, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह आप करें। ठीक, अगर आप 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ना है तो मतलब फिर आप उसको पढ़ाई का ही टाइम दीजिए। आप मान के चलिए आप स्कूल में हैं, ठीक है, अब भले ही एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उतना तो करिए। आप तो मुझे लग रहा है उतना भी आउटपुट नहीं देते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर, अभी मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर से। थैंक यू वेरी मच।